हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का रिवीजन कोर्स करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है जो कंसेप्ट्स है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और एनालिटिकल टूल्स के बारे में। सो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज अ फील्ड वेयर वी स्टडी and analyze the impact of international trade। ठीक है, तो हमारा कंट्री, फॉर एग्जांपल कंट्री ए और बी, हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं। वी आर इंडल्जिंग इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ज़रिए जो इम्पैक्ट होता है, उस इम्पैक्ट को हम एनालाइज करते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरनेशनल बोरोइंग और लेंडिंग, सब कुछ होता है जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस या टू से कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द टू कंट्रीज ए एंड बी। ओके, तो so it can be divided into two parts, that is international trade and international finance, where international trade uses microeconomic concepts and models। so international trade क्या concept use करते हैं? international trade microeconomics का concept और model use करते हैं। models in order to understand the open economy। जब एक country अपने आप के बीच में, मतलब विद इन द कंट्री, जो सब प्रोडक्शन कंजम्पशन अगर सब विद इन द कंट्री हो तो वो क्लोज इकोनॉमी होता है। लेकिन जब वो ट्रेड करते हैं, मतलब इंटरेक्ट करते हैं विद अदर कंट्रीज, तब वो ओपन इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स, सो यहाँ पर पूरा हम क्योंकि ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है तो डेफिनेटली इट विल डील विद ओपन इकोनॉमी। तो ये इंक्लूड करते हैं लाइक बेसिक सप्लाई डिमांड कर्व्स ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, इंटरनेशनल मार्केट का बेसिक डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, फर्म्स कंज्यूमर बिहेवियर इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके, इफेक्ट ऑफ मार्केट फेलियर ऑन कंट्रीज। ओके, मार्केट फेलियर के जरिए क्या इफेक्ट होता है कंट्रीज में। ओके, ऑन द अदर हैंड इंटरनेशनल फाइनेंस involves macroeconomic concept, मतलब international trade talks about microeconomic concept, और international finance जो है, international finance macroeconomic concepts के बारे में या macroeconomic models के बारे में कहते हैं। So models to understand open economy, these are basically the models which help us to understand the open economy. Okay, so it deals with aggregates like GDP, that is gross domestic product, exchange rate, unemployment rate, inflation rate, interest rate, etc. Okay, ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट tariffs, definitions and different concepts which are kind of analytical tools। तो देखिए, ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब वी एक्सचेंज। Okay, we exchange, basically exchange what? We exchange capital, goods and services across international borders। ठीक है, तो हम exchange करते हैं across international borders और territories। Okay, across international borders और territories because हमें ज़रूरत है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ हम जो concept पढ़ेंगे वो है टैरिफ। तो टैरिफ आखिर में क्या होते हैं? टैरिफ इज बेसिकली अ टैक्स। आप जानते हैं टैक्स क्या है? तो टैरिफ बेसिकली एक टैक्स है या ड्यूटी टू बी पेड ऑन अ पर्टिकुलर क्लास of imports or exports। Yeah, to be more clear about tariffs is that it is basically a tax imposed, on one country, tax imposed on by one country
on the goods and services imported, on the goods and services imported from another country. ओके तो imports के ऊपर टैरिफ दिए जाते हैं और एंड बेसिकली टैरिफ इज imposed to make imports less desirable or at least to make it less competitive versus the domestic goods and services. ठीक है, so the most common way in practice to protect a country from foreign import competition is like obviously to impose tariff, that is tax on imports. ठीक है, so tariff is any tax or fee levied by and collected by the government who is imposing it, and tariff speaks a lot about the trade culture of an economy. Either country liberalize trade restrictions by reducing the tariff, वो ज़्यादा open up करते हैं country, या protect करते हैं अपनी domestic country को from global competitors by raising the tariff. ठीक है, तो there are two basic ways in which tariff may be levied. एक है specific tariff और दूसरा है ad valorem tariff. ठीक है, तो specific tariff क्या होते हैं? A specific tariff is levied as a fixed amount per unit of import. For example, Indian government levies a ₹10 specific tariff on every pair of shoes imported into India. Thus, if 1,000 shoes are imported, then Indian government collect ₹10,000 क्योंकि 10 है specific tariff, 10 into 1,000 shoes in tariff revenue. So in this case, 10,000 is collected whether the shoe is of low price or an expensive one. तो specifically ये tariff दिए जाते हैं on every pair of shoes. That's why it is a specific tariff. और ad valorem tariff मतलब एक fixed percentage जो value का होता है उसका एक fixed percentage पे टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं, levied as a fixed percentage of value of the commodity imported. So let's say that the Indian government currently levies 5% of ad valorem tariff on imported mobiles. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोबाइल्स है, तो इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट करता है ₹5,000, that is 5% of this in tariff revenue, and in this case 5,000 is collected whether two of this, like even if it is Apple iPhone or Xiaomi phones, even any of the phones are imported, ये 5% का fixed percent ad valorem tariff दिए जाते हैं on imported mobiles. ठीक है, और कभी कभी both specific या ad valorem tariff simultaneously imposed होते हैं. Like for example, mobile phones in India are charged ₹50 specific tax as well as 5% ad valorem tax on accessories. Okay. और हम ट्रेड क्यों करते हैं? Because like for example country A और country B, so differences in resource endowment, country B का जो resources है वो natural resources to produce a particular product country B का ज़्यादा है than country A, so country B का comparative advantage ज़्यादा होगा for production of say commodity X than country A. Okay, so yeah. So differences in resource endowment, technological difference, prevailing governmental policies, economies of scale in production and different pattern in demand. ठीक है, तो देखिए दोनों कंट्री है A और B, और like for example commodities है X and Y. Okay, so like for example अगर X produce B का resource endowment, technological advancement for producing commodity X, अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा हो X कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए तो वो X प्रोड्यूस करेगा, और अगर कंट्री A का Y प्रोडक्शन करने के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा होता है तो वो Y प्रोड्यूस करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच A and B कैन एक्सचेंज. ओके, सो इसलिए ट्रेड होता है डिफरेंसेस दोनों कंट्री में. ठीक है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है ट्रेड डिटरमिन करने के लिए, गेन्स फ्रॉम ट्रेड. ठीक है, ठीक है, तो पहला हम जो थियरी डिस्कस करेंगे तो वो पहला थियरी है
एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज का थियरी। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट एडवांटेज पहला कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर देयर आर टू कमोडिटीज, दैट इज एप्पल्स एंड पेयर्स, और देयर आर टू पीपल, दैट इज डेव एंड जिल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इस टेबल से। तो सपोज एक गिवन टाइम फ्रेम है, गिवन टाइम फ्रेम फॉर एग्जाम्पल से 30 मिनट्स। ठीक है, लाइक टाइम फ्रेम फिक्स्ड है। तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप कितना एप्पल कलेक्ट कर पाओगे और कितना पेयर्स कलेक्ट कर पाओगे, आपको मतलब इसके ऊपर बेस करके एब्सोल्यूट एडवांटेज निकालना होगा। तो देखिए फ्रॉम हियर इन टेबल 1, Dave and Jill, they go out and pick apples and pears. Dave has an absolute advantage at picking apples क्योंकि देखिए वो 100 apples pick कर सकते हैं, collect कर सकते हैं। Dave can pick 100 apples in a given time frame, whereas Jill can only pick 75 apples in the same time frame। मतलब 30 minutes है और 30 minutes में Dave can collect 100 apples, whereas Jill can collect 75 apples. So 100 is greater than 75. So Dave has absolute advantage in apple. ठीक है, सेम गोज फॉर पेयर्स, पेयर्स में भी सेम है 50 ग्रेटर दैन 25 इन अ गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर डेव का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ही हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ एप्पल्स, लाइक कलेक्शन ऑफ एप्पल्स और पिकिंग एप्पल्स। ठीक है, फाइन। और नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कैलकुलेट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। विद दिस इंफॉर्मेशन हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने कैलकुलेट किए हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेसिकली द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो बेसिकली कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब हम यहाँ पर हम कंपैरेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं एडवांटेज, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस करता है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज उस पर्टिकुलर गुड के लाइक उस पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने में है। So then what others can produce? Okay, so we have established that Dave has absolute advantage, but what does Dave have a comparative advantage at, or in other words, does he have a lower opportunity cost at one good or both goods when compared to Jill? Okay, so जब हम Dave और Jill को हम compare कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं इन कंपैरेटिव टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों में कंपेयर करके जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो होगा उसको उस पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में उसका एडवांटेज है, तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो टू फिगर आउट दैट वी जस्ट नीड टू डू रिलेटिवली simple math, and to do we simply set 100 apples is equal to 50 pairs and divide the each side by 100। तो देखिए for Dave 100 apples is equal to 50 pairs। देखिए ओके 100 apples is equal to, क्योंकि ये Dave का इंफॉर्मेशन है तो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 एप्पल के लिए क्या होगा, 1 एप्पल के लिए ये 50/100 होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज इक्वल टू हाफ पेयर्स। ओके, सो ये है इंफॉर्मेशन, फाइन। तो ये है वी फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द रेस्ट केसेस बाय द सेम मेथड। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ओके, सो बाकी का भी इंफॉर्मेशन इस टेबल में ही गिवन है, फाइन। ऐसे इस प्रोसीडियर में ही हम निकालते हैं, fine। So the results are given in table 2, and the law of comparative advantage tells us that if you want to maximize output, you want the people with lowest opportunity cost produce the good or service. And so in our case, even though Dave has absolute advantage at picking apples, Jill has comparative advantage in picking apples because it costs her only 1/3 of a pear to go and pick 1/3 of a pear
to go and pick an apple when compared to the cost of Dave, that is half of a pear, to pick an apple. ओके तो देखिए यहाँ पर जिल का कंपेरेटिव एडवांटेज ज़्यादा होगा क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लोअर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर मतलब देखिए यहाँ पर इसको ये 1/3 है. 1/3 मतलब कितना होगा, समथिंग 0.33 रेकरिंग होगा और 1/2 होगा 0.5. ओके तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं दिस इज लोअर, सो जिल का कंपेरेटिव एडवांटेज होगा in the production of apples. So we want Jill to focus on picking, not production, picking of apples. Jill is better at doing that. Okay, and we can also flip this math to get the opportunity cost of picking in pairs, and Dave has only to give up 2 apples for 1 pear and Jill has to give up 3 apples for 1 pear. So Dave has lower opportunity cost of picking pears and therefore we went Dave to pick pears and Jill to pick apples. तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर ये ज़्यादा है और ये कम है. सो यहाँ पर इसका Dave का कंपेरेटिव एडवांटेज है फॉर पेयर्स और जिल का कंपेरेटिव एडवांटेज है फॉर एप्पल्स. तो अगर ये सिर्फ एप्पल्स में फोकस करे और ये सिर्फ पेयर्स में फोकस करके फिर उसके बाद अगर दोनों ट्रेड करे तो बोथ ऑफ देम विल बी बेटर ऑफ. Okay, so these are the theories of comparative advantage and absolute advantage. Okay, I hope this is clear. Thank you for watching the video. I hope this helps in your revision process. So keep watching, keep learning and stay tuned for more videos.